Hello students, I am back with a new chapter as promised, and that new chapter is respiration and circulation, one of the very important chapter of biology with a very high weightage. So without wasting any time, let's begin. So as usual, we'll begin the first with MCQs, okay, which carries 1 mark each. The very first MCQ is, in human respiration, chemical energy is released in the form of. इसमें तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है. केमिकल एनर्जी रिलीज कौन से फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में ही होती है, राइट? सो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज डी, एटीपी. क्वेश्चन नंबर 2, alveoli provide the surface area for exchange of. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तो फूड नहीं हो सकता, एंजाइम नहीं हो सकता, हार्मोन्स नहीं हो सकता, होगा सिर्फ क्या? गैसेस, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, द मूवमेंट ऑफ अ डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स आर द मसल्स ऑफ द लंग्स, एंड रिब केज हेल्प्स इन. जब हम डायफ्राम और लंग्स की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है रेस्पिरेशन. Question number 4, the volume of air that remains in the lungs after maximum respiration is 1100 to 1200 ml. Alright. Question number 5 is, find out the example in which due to absence of respiratory pigment transport of respiratory gases does not takes place. Answer lies very clear is cockroach. Question number 6, which of the following has the thickest wall? सबसे thick wall चारों चेम्बर में से किसका होता है? ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे थिकेस्ट वॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का. सो योर आंसर इज डी, लेफ्ट वेंट्रिकल. Question 7, the phase of contraction of a heart, हमेशा याद रहे सिस्टोल या सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. ओके, एससी याद रखे. तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो वो क्या है? सिस्टोल. और डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है? रिलैक्सेशन. ओके, सो डी आर डॉक्टर इज डायस्टोल रिलैक्सेशन, और एससी कैसी? SC is what? Systole contraction, right? Then the free edges of cuspid valves are attached to the papillary muscles of the heart by fibers are called chordae tendineae. जो वाल्व्स है उन वाल्व्स को मसल्स से अटैच करके कौन रखा हुआ है पकड़ के? chordae tendineae ने, ताकि जब चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो जो वाल्व्स है वो पलटी ना मार जाए. ओके, सो योर आंसर इज chordae tendineae. Question 9 is, ventricular depolarization is represented by QRS complex. The erythropoietic tissue in adult is mainly found in red bone marrow. Alright, so we are done with MCQs. Let's start with a single sentence answer that carries again 1 mark each. The question is, name the cartilage which divides the nasal cavity into right and left nasal chamber. मतलब जो नाक की हड्डी है, जो नाक का कार्टिलेज है, उसका नाम है मेसिथमोइड कार्टिलेज. थोड़ी इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दिया जाए क्योंकि 1 मार्क का है, सिर्फ एक ही वर्ड हमको लिखना है तो उसकी स्पेलिंग रॉन्ग ना होने पाए. देन गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इज, गिव द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस. हमको पता है कि जो एपिग्लोटिस है वो क्या है? द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया का फ्लैप, उसको गार्ड करने वाला एपिग्लोटिस है, जिसके गार्डिंग के वजह से जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? सीधा फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता. तो उसको विंड पाइप में जाने से कौन बचाता है? एपिग्लोटिस बचाता है. क्वेश्चन नंबर 3, टोटल लंग कैपेसिटी.
टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ही ये है जब आपने बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, मतलब जब आप योगा करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, तो आपने एकदम गहरी सांस ली, है ना. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज व्हाट द टोटल लंग कैपेसिटी. एंड व्हाट इज दैट कैपेसिटी? 5200 से लेके 5800 ml. All right, approximately 5 to 6 liters. Then question number 4 says Sachin shows the symptoms of inflammation of the sinuses and mucus discharge. देखो यहाँ पर हिंट भी हमको दे दिया है of the sinuses, ठीक है, and mucus discharge due to viral and bacterial infection. Identify the disorder. साइनस से ही हमको हिंट मिल गया ये क्या है, ये साइनसाइटिस है. वेरी वेरी इजी. डिफाइन हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी इज नथिंग बट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी. क्वेश्चन 6. विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू पल्मोनरी वेन्स. देखो हालांकि वेन्स है पर हमने एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है कि सारे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स के. एंड सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर पल्मोनरी आर्टरी एज वेल. इन ऑल द आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. सो योर आंसर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Question 7. In between which layers of pericardium pericardial fluid is present? So in serous pericardium के जो दो लेयर है पैराइटल, अपर पैराइटल एंड लोअर विसरल, इन दो लेयर्स के बीच में there is a presence of pericardial fluid. Right? Question number 8 is how many molecules of a hemoglobin are found in each erythrocyte? So it is approximately 270 to 300 million. Right? Identify A from the following ECG. और आपका A कुछ ऐसा है, ठीक है, जो आपको PDF आया है उसमें. So this is ECG. This is a P wave. This is a Q, R, S complex, and this is T. Same stands true for here also. P wave, Q, R, S complex and T wave. So this ये जो सबसे raised part है वो R है. और अगर ऐसा पूछा जाए कि ये एक R से लेके दूसरे R के बीच में, इसे हम कहते हैं RR इंटरवल. All right? Then एक और आपके PDF में एक जूजू जैसा डायग्राम दिया हुआ है और उसमें एक पल्स पूछा हुआ है. Identify the pulse point A from that given diagram. So that is a brachial. That pulse point is a brachial artery. Right? Then again there is a chart given and you have to fill that chart. And you have to make sure that this particular organism, what is its habitat and what is the respiratory surfaces that it uses for respiration. So coelentrates are aquatic, okay, and their respiratory surfaces which they use for respiration is their body cells. About spider are terrestrial in nature and the respiratory surface they use is book lungs. टेक्स्ट बुक में एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है. राइट? देन क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन बोर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट. सी व्हाट इज बोर इफेक्ट. ये स्टेटमेंट तो ठीक है पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये बोर इफेक्ट क्या है. तो अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो बोर इफेक्ट इज वेयर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, हेमोग्लोबिन का
ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी is inversely proportional to the acidity of the blood and concentration of CO2. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जैसे जैसे ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वाइस वर्सा। ये जो एसिडिटी की बात कहाँ से हो रही है, क्योंकि अभी हम आगे क्लोराइड शिफ्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो आरबीसी में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसके वजह से जो एसिडिटी है, जो ब्लड का पीएच है, वो क्या होता है, घटता है। मतलब वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी। ये है बोर इफेक्ट। जो हेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, यही सेम कॉन्सेप्ट लेकिन बोलने का तरीका अलग है। उन्होंने बोला हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो CO2 है, हेमोग्लोबिन की CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, घटेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोर ने ऑक्सीजन बाइंडिंग के बारे में बताया और हेल्डन ने कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग के बारे में बताया। ठीक है, हेल्डन ने बोला ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग डिस्प्लेसेस CO2 from hemoglobin which increases the removal of CO2. ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वो CO2 को रिप्लेस करेगा और खुद बाइंड करेगा। ठीक है, ये मैं आपको जब PDF आप लेंगे टेलीग्राम से तो उसमें आपको यहाँ पर हेल्डन इफेक्ट भी मिल जाएगा जो यहाँ पर मिसिंग है। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी टू इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। See, what is first of all carbon monoxide poisoning? We know that के hemoglobin binds with oxygen to form oxyhemoglobin. It binds with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin. It also binds with carbon monoxide to form carboxyhemoglobin. And hemoglobin has 250 times more affinity towards कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड रेडिली अवेलेबल मिलेगा तो वो ऑक्सीजन से बाइंड होने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, जिसकी हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेमोग्लोबिन पूरा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारे सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे एंड देन सेल्स विल स्टार्ट स्टार्विंग। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉज विजन लॉस and hearing loss. These are very simple examples which I have taken. There are many more drastic effects which can be the reason of carbon monoxide poisoning. Okay. The next question, define intracellular transport and extracellular. Intra simply means अंदर, inside. Extra simply means outside, cell के बाहर. So intracellular transport is the movement of vesicles and substances cell के अंदर की तरफ, and extracellular is the same, that is the transport. Transport यहाँ भी है, transport यहाँ पर भी है, यहाँ पर बाहर से चीजें अंदर आ रही है, यहाँ पर अंदर से चीजें बाहर जा रही है। Okay?
The next question is, name the pigment and enzyme found in erythrocytes. So that is, the pigment found is hemoglobin and the enzyme found is ATPase. Next question, how a portal vein differs from normal vein. See, we know that a normal vein can collect the blood from any part of the body. And which blood they will collect? They will collect a deoxygenated blood. Okay. And can drain it into either superior vena cava या inferior vena cava. मतलब जो वेन्स पूरे बॉडी से ब्लड लेकर आ रहे हैं वो हार्ट के राइट आर्टरी में ही जाएगा, तो वो सुपीरियर वेना कावा से जाए या इंफीरियर वेना कावा से जाए. लेकिन जो हेपेटिक वेन है, जो वेन लिवर से आ रही है, उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर वो सिर्फ कहाँ का ब्लड है? वो सिर्फ लिवर का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, है ना, पैंक्रियाज से, स्प्लिन से, वो सिर्फ जीआई ट्रैक्ट का क्या है, वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और ये सीधा सीधा राइट आर्टरियम में एंट्री करेगा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू. सो दिस इज द डिफरेंस इन पोर्टल वेन एंड नॉर्मल वेन. क्या समझ में आया? हेपेटिक वेन इज ओनली कंसर्न विद द लिवर, whereas normal vein is concerned with all of the body part, any body part. And hepatic vein का deoxygenated blood will enter into the heart via inferior vena cava, whereas a normal vein can enter, it depends on the organ from which it is getting the deoxygenated blood. अगर upper part से ला रहा है तो superior vena cava से enter करेगा, और lower part से ला रहा है तो inferior vena cava से heart में enter करेगा. ठीक है. The next question is, draw diagram of conducting system of a human heart, label SA node and bundle of His. See, this is the diagram which is expected when it is asked about conducting system. Okay, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ये SA node है, also known as a pacemaker, जो हार्ट को बीट करने के लिए, थ्रॉब करने के लिए वेव जनरेट कर रहा है, ये वेव इजीली लेफ्ट आर्टरियम में, ये राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम में इजीली वो पहुंच जाता है, जिसके वजह से दोनों भी चेम्बर्स क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. लेकिन नीचे के दोनों चेम्बर्स का क्या? तो जो साइनो आर्टरियल नोड जो वेव जनरेट कर रहा है, वो वेव इज रिसीव्ड बाय दिस आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज एवी नोड. और ये एवी नोड उसको रिसीव करके नीचे ये जो है ये बंडल ऑफ हिस में पास करता है, और बंडल ऑफ हिस नेटवर्क बना के बारीक बारीक होके ये जो मसल्स है बीच में, जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये जो हार्ट के मसल्स है, इसमें वो जाता है बहुत ही फाइबर, एकदम बारीक बारीक फाइबर बन के, जिसको हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, और वो क्या कराता है? इन दोनों ही चेम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ठीक है. तो ये है हमारा एसए नोड, ये है हमारा बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम चल रहा है. ओके. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 3 मार्क्स क्वेश्चंस. The first, very simple, distinguish between inspiration and expiration. नाम से हमको समझ में आ रहा है, इन से अंदर, एक्स से एग्जिट, बाहर. Inspiration is what? Inhalation. It is the process of taking air into the lungs. And expiration is what? Exhalation. That is the process of releasing air or liberating air from the lungs. इंस्पिरेशन के लिए थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इन एक्सपिरेशन थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस. इंस्पिरेशन डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड, हियर डायफ्राम इज रिलैक्स्ड. अगर कंफ्यूजन है तो 2 मिनट का टाइम लो और एक्चुअल में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे ध्यान लगा के देखो कि सच में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. अगर फोकस करोगे तो 2 पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हो इसमें. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज राइट अ नोट ऑन हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स.
सी हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है? हमको पता है कि हम लोग एक रिदम में ब्रीदिंग करते हैं, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन, ठीक है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा जो लंग है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। इन्फ्लेटेड मतलब कि फूल जाता है ना। एयर से क्या हो जाता है, वो पूरा फूल जाता है। लेकिन इतना भी नहीं फूलता कि वो क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। तो उसको उसका एक जो उसका मैक्सिमम लिमिट है उस पर कौन मेंटेन करता है? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? सो एज एयर लीव द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द लंग्स आर डिफ्लेटेड। एक्सप्रेशन होने के बाद में लंग्स क्या हो गए? डिफ्लेट हो गए, मतलब पचक गए, ठीक है। सो जो द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड। स्ट्रेच रिसेप्टर कब स्टिमुलेटेड रहेंगे? इंस्पिरेशन के दौरान। एक्सप्रेशन के दौरान वो स्टिमुलेटेड नहीं रहेंगे, है ना। सो द इंस्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड एंड अ न्यू रेस्पिरेशन बिगिंस। जब एक्सपिरेशन चल रहा है तो ये सेंटर इनहिबिटेड है, जब ये चल रहा है तो ये सेंटर इनहिबिटेड है ना। तो जो ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, इट इज अ रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड टू प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग. Pulmonary stretch receptors are present on the wall of bronchi and bronchioles of the airways respond to excessive stretching of the lung during large inspiration. मतलब इतना भी नहीं वो इन्फ्लेट होने देगा लंग्स को जिससे लंग्स बर्स्ट हो जाए. So that is maintained by the Hering-Brewer reflex. Right? Then define Hamburger's phenomenon. Add a note on it. See, what is a hamburger? Hamburger खाने वाला बर्गर नहीं है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पूरा का पूरा क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म हमको बताया. क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म बोलो या हैमबर्गर फिनोमिना बोलो, क्या है देखो. मैं थोड़ी सी इसके लिए जगह लेती हूँ यहाँ पर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 3 तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा. दैट इज बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में डायरेक्टली डिफ्यूज होगा, डिसॉल्व होगा, ऐसे 7% ट्रांसपोर्ट होगा. नेक्स्ट इज कार्ब हेमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाएगा. ऐसे ये 23% ट्रांसपोर्ट होगा. और सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बन के ये ट्रांसपोर्ट होगा. कितना? 70%, ठीक है. तो ये टिश्यूज है, ये प्लाज्मा है और यहां पर आरबीसी है, ठीक है. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कार्बन डाइऑक्साइड है, टिश्यूज में प्रेजेंट है, जहां से वो क्या हो रहा है, प्लाज्मा में एंटर हो रहा है. प्लाज्मा से ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर हो रहा है. और जैसा कि हमको पता है आरबीसी में वाटर भी प्रेजेंट है. तो आरबीसी में एंटर करके वाटर की प्रेजेंटी में और एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंटी में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, ठीक है. ये पूरा का पूरा एक्शन रिवर्सिबल है. क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड. दिस इज फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है
ये डिसोसिएट होगा H+ आयन्स में और HCO3 नेगेटिव आयन में। ये है हमारा बाइकार्बोनेट आयन है ये, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये आरबीसी को छोड़ के कहाँ पर आ जाएगा, फिर से प्लाज्मा में आ जाएगा। अब जब ये प्लाज्मा में आ जाएगा तो प्लाज्मा में ऑलरेडी हमारे पास सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, लेकिन इसके आने के वजह से जो कि नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ये सिचुएशन मेंटेन था। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मेंटेन रखा हुआ था, लेकिन ये HCO3 आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी, एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके वजह से जिसको मेंटेन करने के लिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन कहाँ चले गया, आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो गया। अब जब ये शिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ पर बचता है सोडियम और बाइकार्बोनेट, तो ये बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी कहाँ पर जाएंगे, ये मैंने जैसे बताया ये हाईली अनस्टेबल है, ये कहाँ पर है, ये प्लाज्मा में है, तो ये फिर से क्या करेंगे, जब ये लंग्स के पास जाएंगे तो फिर से वहां पर जाते जाते ये सारे ही रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल है। ये फिर से क्या बन जाएंगे, HCO3 बन जाएंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे H2O और CO2 में, और वहां से लंग्स से क्या हो जाएंगे, ये एल्वेओली में चले जाएंगे और बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यही है हैमबर्गर कॉन्सेप्ट, या फिर इसको क्लोराइड आयन शिफ्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। गॉट इट? ओके, so this chloride shift was purposely for maintaining the ionic balance. Then there is a chart given in your PDF. Question number 4, draw the chart of a double circulation and a label A, B, C and D. तो लेबल तो आप कर ही लोगे, मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। This is the heart, okay. This part is the right half. This is the left half. A right half always deals with deoxygenated blood. Left half always deals with the oxygenated blood. Okay. So these two are the superior chambers, right atrium and left atrium. These two are the inferior chambers, the right ventricle and left ventricle. These both are separated by each other by this wall. This wall is nothing but the interauricular septum, and this is interventricular septum, and this is auriculoventricular septum. मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर का, तब वहां पर हम लोग, तो वहां पे हम फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना। सो दीज आर दी वॉल्स, ओके। देन the blood from the body, from the upper part of the body, deoxygenated from the upper part of the body, is brought into the right atrium via superior vena cava, and the deoxygenated blood from the lower part of the body is brought to the right atrium by inferior vena cava. Once this right atrium is filled with the blood, there is a valve which opens, that is tricuspid valve. These valves open and this blood is drained into this chamber called right ventricle. Alright. Then after right ventricle, the pulmonary artery
Okay, pulmonary artery takes the blood to the takes the blood to the lungs where exchange of gases takes place. CO2 हमने दे देना है, O2 ले लेना है और यहाँ से कैपिलरीज ऑफ लंग्स से यहाँ पे CO2 देकर यहाँ से O2 लेकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से एंटर होते हैं कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम में फिर से एक बार क्या हो चुका है, ब्लड का एंट्री हो चुका है। यहाँ पर फिर से एक वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व जो ओपन होगा और जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन होगा एंड दिस इज अगेन द थिकेस्ट चेम्बर, द लार्जेस्ट चेम्बर। और जब ये पंप होगा तो एओटा से ब्लड राइज होगा और पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। सो दिस वाज द direction of flow of the blood. Then write a note on coagulation of blood. See, coagulation of blood मतलब कि जो blood है वो अगर आपको कट लग जाता है, इंजुरी हो जाती है, सर्जरी होती है, तो हम लोग ज़्यादा ब्लड लॉस एफर्ट नहीं कर सकते। जो ब्लड है वो क्या होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, जमना चाहिए, रुकना चाहिए, बहते ही नहीं रहना चाहिए, है ना। तो दैट फिनोमिना इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कैसे होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द डैमेज्ड टिश्यू और द इंजर्ड टिश्यू विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, there are overall 12 factors. There are 12 factors that work in a repeated manner and bring about the interaction to complete this process of coagulation of blood. So we'll go step by step. So this thromboplastin helps in formation of a prothrombinase. Okay, enzyme. Prothrombinase is what? Enzyme. This enzyme prothrombinase converts prothrombin into active thrombin. This prothrombin is converted into active thrombin in the presence of a calcium ion. Then this thrombin converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin. जहाँ पे कट लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बारीक ऐसा जाली जैसा मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो ये फाइब्रिन के थ्रेड्स बनाते हैं और जिसके बाहर जो ब्लड के सेल्स है वो इसको पार करके बाहर नहीं आ पाते हैं और ऐसे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। सो दिस इज द स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 8 minutes। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। Then the next question is define hypertension. Explain coronary artery disease and angina pectoris. See, hypertension is nothing but the high blood pressure. It can lead to severe health complications. ये बहुत ही कॉमन है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे। बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, which also increases the risk of heart diseases, stroke and sometimes death, है ना। Coronary artery disease is nothing but the narrowing or a blockage of coronary arteries. मतलब कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज के वॉल पे क्या होना, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, ठीक है, डिपोजिशन होना, जिसके वजह से जो आर्टरीज है ये क्या होने लगती है, नैरो होने लगती है और पहले जितने अमाउंट में ब्लड फ्लो हो पा रहा था उतने अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। The third term asked to us is angina pectoris. Angina pectoris is nothing but the chest pain. सारे हार्ट डिसऑर्डर का पहला स्टेप है चेस्ट पेन
and that is what? Angina pectoris. It occurs when the heart muscle does not get as much blood as it needs. देखो अगर ऐसे ब्लॉकेज वगैरह रहेंगे तो जितना ब्लड की जरूरत है उतना ब्लड तो पहुंच नहीं पाएगा ना। जैसे कि आप कभी नोटिस करोगे अगर जब वन वे ट्रैफिक हो जाती है तो उतनी स्पीड से गाड़ियां जा नहीं पाती है जितना वो टू वे में जाती रहती है ना। ब्लॉकेज होने लगता है वहां पर, पास तो होती है लेकिन बहुत मुश्किल से होती है। दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन। देन द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मैंने पहले ही बताया क्या है, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्शन है। It refers to the phase of the cardiac cycle where the left and right ventricles contract at the same time and pump blood into the aorta and pulmonary trunk respectively. जो अभी हमने पीछे देखा पूरा हार्ट का सिस्टम, तो यहाँ जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे, लंग्स में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड भेज रहे हैं और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। तो ये दोनों भी वेंट्रिकल्स क्या होंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये अपना जो मटेरियल है वो यहाँ फेंकेगा, ये अपना मटेरियल यहाँ फेंकेगा, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब तो अपने अंदर का मटेरियल बाहर डंप कर पाएंगे। तो दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, now with the help of a label diagram explain the exchange of gases between alveolus and capillary. देखो हमको ये पता है कि गैस एक्सचेंज के दौरान जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में आता है और सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज चल रहा है वो एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच में चल रहा है। अब ये जो एल्वियोली और कैपिलरी दोनों ही बहुत ही ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है, बहुत ही इतने ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है कि गैस इनके मेम्ब्रेन्स से डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। जो ऑक्सीजन है, देखो आपने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आरबीसी या ब्लड। इसके लिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, यहाँ पर ज्यादा है, इट विल फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर एल्वियोली में इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन स्टोर्ड है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। इसके लिए ऑक्सीजन एल्वियोलस से क्या होगा, ब्लड में आरबीसी में डिफ्यूज होगा। और सेम टाइम पे जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो CO2 है, आरबीसी में CO2 की मात्रा और उसका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्वियोलस। तो ये भी अपने रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है एल्वियोली के अंदर, तो वो वहां से कहां पर आएगा, आरबीसी में। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है आरबीसी में, तो वो वहां से कहां पे शिफ्ट होगा, एल्वियोली के अंदर। तो इस तरह से क्या होंगे, गैस के एक्सचेंज होंगे। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट है, यहाँ पे आपको उनका नाम बताना है और यहाँ पर उनका फंक्शन बताना है। तो देख के हमको समझ में आ रहा है कि कौन से ल्यूकोसाइट है। मैंने आपके लिए ये पूरा चार्ट भी फिलअप कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और नोट करने की ऐसा कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि इसका पूरा जो है ये एज इट इज आपको PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक इस लेक्चर के नीचे दिया हुआ है।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल.